यस। सो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड मिली थी। देन फेराडे एंड हेनरी के एक्सपेरिमेंट थे जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी। एंड देन मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया कि चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड अगर हम करें और चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड करें, चेंजिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा। तो वो कैपेसिटर वाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला एक्सपेरिमेंट किया और मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वहाँ पर दो लॉ वायलेट होते हैं। कौन कौन से दो लॉ? एक तो एम्पियर सर्किटल लॉ और दूसरा किरचॉफ लॉ। ओके, वो वायलेट होते थे। उसके बेस पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक्चुअली क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो मैक्सवेल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही वेव्स है जिसमें कि साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑल्सो। फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया कि उनकी स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट जितनी ही होती है, ऑलमोस्ट नहीं हम बोल सकते हैं, वैक्यूम में तो वही होती है, वो लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वो सब हमने देखा कैसे हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो C इज इक्वल्स टू E नॉट बाई बी नॉट, और C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ से म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू जीरो की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, वो सारी वैल्यू पुट करेंगे विच इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड, और से म्यू जीरो बोला है तो ऑफ द फ्री स्पेस, एंड से एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक वेव्स। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी कि ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले वी हैव डिस्कस्ड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो। 3 मेथड्स वी हैव सीन। कौन कौन सी थी वो? यस, एक तो था कि एक्सेलरेटेड चार्जेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी। फिर ऑसिलेटेड चार्जेस होगी, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी। एंड थर्ड वन इज द एक्साइटेड, यस, एटॉमिक एक्साइटेशन थियरी के अकॉर्डिंगली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है एंड ऑल सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो वो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन। बुक में आई थिंक नाम लिखा हुआ है सोर्स। ओके, तो वो सोर्स मतलब वही कि कहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के बाद हमने डिस्कस की थी 10 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। टोटल 10 प्रॉपर्टीज देखी थी। 10 में तो मोस्टली सारी ऐसी थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उससे पहले, और बाकी जो थोड़ी बहुत थी those properties also we have discussed। जैसे मैंने बताया था कि इसको तुम कंसिडर करना इंटेंसिटी के फॉर्म में। ओके, पॉइंटिंग वेक्टर को इंटेंसिटी के फॉर्म में जो मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट फॉर्मूला इज व्हाट, से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज द इंटेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, और एरिया लोगे तो एरिया। ओके, सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते थे? इंटेंसिटी। तो वैसे ही यहाँ पर भी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकालोगे, द रेट मतलब टाइम आ गया ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया आ गया ना, तो वही चीज है, दैट इज कॉल्ड दी पॉइंटिंग वेक्टर S, और उसके 1/μ0 E क्रॉस B से भी डिफाइंड होता है। फिर हमने डिफरेंट, अगर तुम्हें E पता है तो तुम भी निकाल सकते हो। ये E और B याद रखना, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ लिखना हो तो लिख लो नोटबुक में। दिस E इज व्हाट, दिस इज ERMS। ओके, ये ERMS वैल्यू है, मतलब इसकी ERMS वैल्यू मतलब क्या, ये कैसे मिलेगी? सो E0/√2 करके।
ई नॉट बाई रूट टू करोगे तो तुम्हें ई मिलेगा, और बी नॉट बाई रूट टू करोगे तो तुम्हें बी मिलेगा, जैसे कि हमने अल्टरनेटिंग करंट में डिस्कस किया था, से आई आर एम एस और वी आर एम एस लाइक दैट। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखी एंड बाकी सब कुछ था सिलेबस में। ओके, मोमेंटम एंड प्रेशर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल, ये सब कुछ था लेकिन डिलीट हो गया है। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था। ओके, वो भी डिलीट हो गया है। ओके, वो भी मतलब रिड्यूस सिलेबस में निकल गया है, अदरवाइज बहुत ही बढ़िया था, पूछा भी जाता था बहुत बार। ओके, इंपॉर्टेंट था, पता चलता था ये हर्ट्ज पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑफिशियली मतलब प्रूव किया एक्सपेरिमेंट से कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से प्रोड्यूस हुए और कहीं पर रिसीव भी हुए पहले। फिर बाकी तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके बाद काम किया, एम्पियर और बहुत सारे थे। ओके, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले कौन थे? हर्ट्ज, जिसका हम यूनिट लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, HZ। ओके, तो वो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, रिड्यूस्ड हो गया है, अदरवाइज बहुत बढ़िया था। जैसे कि एक सेंटेंस में बता दूं तो हमने पहले वो कौन सा, जैसे हमने प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा, तो एक मेथड था ऑसिलेटिंग चार्ज। ओके, तो ऑसिलेटिंग चार्ज मतलब कंटिन्यूअसली अगर तुम करंट इंक्रीज कर रहे हो, ओके, और ऑसिलेट कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है ना करंट कंटिन्यूअसली। कल हमने डिस्कस किया था कि बढ़ा कम हुआ फिर वापस न्यूट्रल, बढ़ा कम हुआ। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, एलसी सर्किट ही ली हुई है। एलसी सर्किट मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर लिया हुआ है, यहाँ इंडक्टर ले लिया, इंडक्टर लिया है, या तुम सोलेनॉइड ले लो, कॉइल ले लो, और इसको हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो हाई वोल्टेज सप्लाई करोगे, सपोज हम यहाँ पर लो वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाएगा। तो वो हमने अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर पढ़ लिया ना। तो अगर लो वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है, मतलब वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? लो है और हाई आ रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। यस, ओके, तो दिस इज, यू कैन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर और से इंडक्शन कॉइल, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। इन शॉर्ट हमें क्या चाहिए? हाई वोल्टेज चाहिए। तो हाई वोल्टेज आएंगे, हाई वोल्टेज से यहाँ पर हाई चार्जेस आ जाएंगे, हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई नेगेटिव चार्ज। फिर हमने एक मेटल स्फीयर यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, तो होगा क्या कि जनरली चार्जेस जो होते हैं ना वो पॉइंटेड पार्ट के, उस पॉइंटेड पार्ट पर बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। मतलब तुम कोई भी अगर ऐसे एरिया ले लोगे, ओके, सपोज तुम कोई भी एरिया पे चार्ज कंसीडर करोगे लाइक दिस, ऐसा कोई एरिया है, तो यहाँ पर चार्ज होगा ना तो ऐसे 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 होगा, लेकिन उसका जो पॉइंटेड पार्ट है ना उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा। ये पॉइंटेड पार्ट है तो उसके आसपास थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा, हमेशा ऐसा प्रैक्टिकली भी देखने को मिला है। तो फिर हमने उसका ही कंसेप्ट यूज़ करके हमने थोड़े मेटल के स्फीयर्स लगाए हुए हैं और ये लगा दिया, और फिर यहाँ पर एक रिंग ले ली है हमने, लेकिन रिंग पूरी नहीं है, बीच में से उसका मटेरियल निकाल दिया गया है और उसके भी एंड पोर्शन पर हमने मेटल रिंग्स लगा दी है, मतलब हर्ट्ज ने। तो किया क्या था ये तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, रिड्यूस हो गया है, सिर्फ समझ में आया इसलिए। हाई वोल्टेज दिया, यहाँ पे हाई चार्जेस आ गए, हाई चार्जेस आ गए तो वो हाई चार्जेस चले जाएंगे मेटल स्फीयर के पास, क्योंकि पॉइंटेड एरिया के पास वहाँ होते हैं चार्जेस, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। वहाँ बहुत सारे चार्जेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो यहाँ सारे पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, यहाँ सारे नेगेटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। और उससे होगा क्या कि वो जो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव सामने, उसके आसपास तो क्या है? एयर, यहाँ पर तो कुछ नहीं, एयर है, तो एयर के जो एटॉम्स है वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एयर के एटॉम्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एयर के एटॉम्स आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो होगा क्या? सपोज एक एयर का एटॉम है, उसको यहाँ से एनर्जी मिल जाएगी, उसको यहाँ से एनर्जी मिली तो क्या होगा? उसका जो बाहर की ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा, एक्साइट हो गया। ओके, तो बाहर की ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्साइट हो गया। वो एक्साइट हो गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन, एटॉम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, मतलब यहाँ सारे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या? हमारा एटॉम है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिल गए। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमने हाई वोल्टेज दिया, इसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव
और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस मतलब के इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और वो वहां पर एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, तो जहां पर मूवमेंट होती है चार्जेस की, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहां पे क्या हो जाता है, करंट। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जहां पर होंगे, मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो और एयर के एटॉम्स आयोनाइज हो गए हैं तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रल करने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके जाएगी बहुत ही कम टाइम के लिए। जस्ट लाइक लाइटनिंग होता है, तो कैसे मिली सेकेंड में लाइटनिंग हो जाती है, दिखी तो दिखी, नहीं तो नहीं दिखेगी, तो वैसे एक स्पार्क हो जाएगा, एक स्पार्क यहाँ पर हो गया और फिर चला गया, ओके। लेकिन वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होगा, मे बी नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, लेकिन बहुत ज्यादा करंट पास होगा, जैसे लाइटिंग में कितना ज्यादा करंट होता है, ओके, करंट वोल्टेज। तो यहाँ पर मिली सेकेंड के लिए ऐसे स्पार्क हुआ और चला गया, डन। तो वो स्पार्क हुआ और चला गया, बहुत कम टाइम के लिए दिखेगा, तो उसको दिखा हर्ट्ज को, और फिर हुआ क्या कि यहाँ पर करंट है, तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट हमें एक मिली सेकेंड के लिए करंट ऐसे पास हुआ, तो नीचे करंट पास हुआ, नीचे करंट पास हुआ, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हम अगर देखें तो करंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, नीचे करंट, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से टॉप से देखेंगे तो उसे क्लॉकवाइज करंट पास हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो वो ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रिंग में से भी पास होगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रिंग में से भी पास होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्यों? क्योंकि ये जो करंट था वो भले ही बहुत कम टाइम के लिए था, हमारा जो ईएमएफ है वो क्या था, माइनस d∅/dt। तो माइनस साइन टू लाइन्स लॉ के अकॉर्डिंगली सिर्फ साइन के लिए है, अदरवाइज d∅/dt हमारे बहुत कम टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, बहुत एक मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए स्पार्क हुआ और चला गया। लेकिन जो हुआ, जो था वो टाइम बहुत कम था, लेकिन था बहुत ज्यादा, ओके। तो टाइम बहुत कम है, लेकिन ये जो करंट है वो बहुत ज्यादा था। करंट बहुत ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़े टाइम के लिए ही मिली होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मिली होगी। तो बहुत ज्यादा मिली होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, वेरी 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 हाई। मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से पास होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा पास हुई, यहाँ पर ज्यादा है, तो वो क्रॉस करेगी तो वो भी ज्यादा ही क्रॉस करेगी कम टाइम के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास हुई उसमें से, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास हुई पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर मतलब जीरो थी, एकदम हाई पे गई, फिर वापस जीरो हो गई, लाइक दैट। तो मतलब चेंज हुआ, और वो चेंज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, और हमारे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ना, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो उसमें क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, और करंट प्रोड्यूस हो गया तो करंट ऐसे करके, मतलब यहाँ पर वो भी लाइन्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर करंट, अब जैसे यहाँ पर एक स्पार्क मिला था तो ये करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पर भी एकदम वही मिली नैनो सेकेंड के लिए डायरेक्टली यहाँ से करंट पास हो गया और चला गया, दैट्स इट। फिर वापस देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब एक्सपेरिमेंट, जैसे ही यहाँ पर सपोज ये हाई वोल्टेज और यहाँ पे हाई वोल्टेज मिला, और सपोज यहाँ पर तुमने लो वोल्टेज, व्हाटएवर, जैसे ही तुमने वोल्टेज सप्लाई किया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे स्पार्क हुआ, और जैसे ही ये स्पार्क हुआ उसके थोड़ी देर बाद, मतलब तुरंत बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर भी स्पार्क देखने को मिला, यहाँ पर स्पार्क में देखने को मिला हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हुई, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ गई, मैग्नेटिक फील्ड से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, और यहाँ पर स्पार्क देखने को मिला। तो एनर्जी थी कहाँ पर, यहाँ पर, और हमें फिर से दूसरा स्पार्क कहाँ देखने को मिला, यहाँ पर। ये रिंग के साथ तो कुछ भी कनेक्टेड है नहीं, हवा में लटकी हुई रिंग है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं, फिर भी वहां पर स्पार्क देखने को मिला। इससे पता चलता है कि यहाँ जो एनर्जी थी वो वहां पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, समझने के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, बट रिड्यूस हो गया है व्हाटएवर, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए आगे के लिए भी, ओके, कि ऐसा हुआ था। तो ये रिंग एक्चुअली नथिंग बट एंटीना, एक रिसीवर है, पता चले कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं। तो ये था पूरा, शॉर्ट में मैंने बता दिया हर्ट्ज एक्स, डन।
ओके तो ये तो शॉर्ट में बढ़ता है। मेन आज जो हमें देखना है दैट इज दी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमें जो देखना है वो क्या देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो ये थोड़ा हॉट एक्सपेरिमेंट को स्किप कर देते हैं।